नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। एक नज़र डालते हैं आज के खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होकर नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया है। हालांकि पूर्व में डॉक्टर संजय निषाद के बेटे की सुरक्षा भी हटा ली गई थी, जिसको लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने नाराजगी जाहिर की थी। अब निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है, जिसको लेकर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। बरसात के मौसम में सब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख बिंदु है कि हर महीने मैं बैठक करता हूं कार्यकर्ताओं का लगभग, लेकिन ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण करके आगामी चुनाव की तैयारी के लिए मैंने प्रेषित किया है। इनको आज विशेष निर्देश दिया जा रहा है और आपके माध्यम से, और जो नहीं आ पाए हैं कार्यकर्ता उनको भी आप ही के माध्यम से सूचना है कि कोई कार्यकर्ता, क्योंकि सब अनुशासन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो फेसबुक व्हाट्सएप पर या मीडिया में या कहीं वायरल कर देते हैं, क्या किसी अधिकारी से, किसी कार्यकर्ता से, किसी संगठन के दूसरे नेता से। तो मैं उनको आज के दिन में बताया हूँ कि कोई भी काम, तमाम ऐसे इनके चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे शासन स्तर के हों, चाहे लोकल स्तर के इनकी समस्याएँ होती हैं, तो संपर्क में तो आते हैं, लेकिन कभी कभी अपेक्षित लाभ इनको नहीं मिलता, तो पता चला रिएक्शन जो है फेसबुक पर। आज मैं इनको निर्देशित कर रहा हूँ विशेष रूप से कि नहीं, सभी लोग हमारे संपर्क में हैं, हमें लिख कर दें, हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे, और संबंधित अधिकारी अगर नहीं उस पर तत्काल कार्रवाई करता है या इनको न्याय नहीं देता है, इन्हें संतुष्ट नहीं करता है, तो प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को हम पत्र लिख देंगे, जिससे कि एक प्रभावी कदम में न्याय मिलने की। तो पहला तो ये था कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था अब तक का है कि हर एक कार्यकर्ता जो हमारी नीतियों को, हमारे विचारधारा को या बीजेपी के विचारधारा को, जनता पार्टी की विचारधारा को वो अगर निचले पावदान पर लेके जा रहा है, तो उसका सम्मान जो है पूर्ण रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि वो गारंटर बन के वोट डलवाता है, गारंटर बनकर वो हम लोगों की नीतियों को नीचे पहुँचाता है और सब खतरों से वही खेलता है। क्योंकि 70 साल से जो लोग सत्ता में जड़ जमाए हुए हैं। दूसरा धन्यवाद देना था माननीय प्रधानमंत्री को और केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने हर साल जब से मैं आया हूं तब से लगातार मत्स्य विभाग का बजट बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले साल 1500 करोड़ रुपया था, इस साल 2352 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश के जो निगम और फेडरेशन है, अभी तो मत्स्य विभाग के द्वारा मैंने इस बार मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो मैं अपने निगम और फेडरेशन के भी कार्यों को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। प्रमुख बिंदु यही था कि कार्यकर्ताओं की जो समस्या थी उसके लिए था कि अब लोग सिस्टम से उनकी समस्या का हल हो, और लोकल स्तर पर वो बयानबाजी और प्रेस और तमाम फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखना बंद करें और सीधे हमको पत्र लिखें और हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे। और फिर नहीं कार्रवाई हुई टाइम के जो 4-5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं वहाँ के प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को लिखकर इसको अवगत कराने का काम किया जाएगा। प्रमुख और कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है, कार्यकर्ता देवतुल्य है, वही दिल है पार्टियों का, उसको हमेशा चार्ज करना पड़ता है। तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इसीलिए रखा गया था, और कार्यकारिणी भंग थी, जिनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर चेक करके नई टीम गठित करके फिर अगले आगामी चुनाव को जीत करके, चूँकि निषाद बाहुल सीटें लगभग 176 हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा की, और लोकसभा की बेहतर हैं, और इस बार बेहतर परिणाम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग भी सहयोगी दल हैं, हम लोग सहयोग के रूप में खड़ा कर रहते हैं। तो जिन लोगों की चूँकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बेहद खास है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि यह चुनाव यूपी बीजेपी के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पार्टी पीडीए के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह भी है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के आम चुनाव से पहले
बीजेपी और विपक्ष खासकर भारतीय गठबंधन की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत करते हुए चुनाव विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा ने यह भी बताया कि उपचुनाव सरकार और विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आप भी सुनिए। इसका रिजल्ट क्या रहा ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन अब सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। जो बाई इलेक्शन है, 10 सीटों पर जो चुनाव होना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। हालांकि कितना चैलेंज है 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट से मनोज मिश्रा जी और चुनाव विश्लेषक भी हैं। सर, आपने जिस तरह से 2024 का चुनाव हुआ था, आपने सटीक आकलन बताया था कि इतना इतना आया। अब चूंकि उस तरह से तो रिजल्ट नहीं आया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि 80 सीट जीतने का, उससे विपरीत रहा। अब उसके सामने चुनौती है 10 सीटों की जो बाई इलेक्शन है। कितना चैलेंज रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, कितना रहेगा यूपी भाजपा के लिए? अनूप जी देखिए, 2017 की जीत, फिर 2022 की जीत और इस बीच में 19 का चुनाव हुआ और 24 का चुनाव जो आप चर्चा करेंगे, परिणाम ये रहा कि 80, फिर 73 के बाद फिर दोबारा 19 में 64। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो लोकसभा चुनाव से उसकी प्राथमिकताएं थोड़ी इतर होती। लेकिन आप पीडीए को, अखिलेश यादव को, राहुल को, इनके गठबंधन को नकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उपचुनाव में आपने सब लोगों ने देखा कि जिस तरीके से मेन चुनाव में परिणाम कुछ और होता है और उपचुनाव में दो बड़े उदाहरण होंगे, चाहे वो आजमगढ़ के हैं लोकसभा में, चाहे वो रामपुर के। लेकिन अगर स्पेशली योगी की बात कर लें तो योगी की टीम को जब समीक्षा हुई, अगर आप ध्यान दें, चुनाव पूरे देश में तो प्रदेश में भी हुई, तो उसमें ये बात निकल के आई कि लोकसभा की सीटों में योगी जी की जो 30 सीटें थी जिसमें वो चाह रहे थे कि कैंडिडेट वो बदलें या उनके हिसाब से तो परिणाम कुछ और होता। अब इस उपचुनाव में तो मुझे ये भरोसा भी है और जिम्मेदारी भी है, क्योंकि परिणाम, अगर आप ये बात कहते हैं कि साहब ताली अगर शीर्ष नेतृत्व को है तो फिर गाली या दूसरे शब्द भी उन्हीं को होता है। यो चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी इस चुनाव में उनको भी, चूँकि आप खबरों की बात कर लें तो जो खबरें विगत परिणाम आने के बाद लगातार विवादों में, चाहे वो डिप्टी सीएम्स को लेके हो, चाहे वो आप इस बात को नहीं भूल सकते कि सरकार से बड़ा संगठन, इन सारी बातों के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनौती बढ़ जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 7 सीटें जीतें। और विपक्ष की भी दूसरी तरफ है, चूँकि अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है चुनाव 27 के पास आने की, तो इसको नहीं इनकार कर सकते कि पीडीए गठबंधन की जितनी बड़ी चुनौती लोकसभा में, चूँकि केंद्रीय पार्टी राहुल गांधी के साथ में चुनाव लड़े। क्या मानते हैं कि मतलब पीडीए के लिए भी चैलेंज रहेगा और भाजपा के लिए भी चैलेंज रहेगा जो बाई इलेक्शन है, क्योंकि ये सेमीफाइनल कहा जा सकता है 2027 के चुनाव से पहले? अनूप जी देखिए, हम लोग हर उपचुनाव को सेमीफाइनल करके बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपको सवाल, मैं उसी मुद्दे पे आ जाता हूँ। पीडीए के सबसे बड़े सहयोगी या बड़े दल के रूप में विधानसभा में या लोकसभा में के परिणाम में अखिलेश यादव का नेतृत्व रहा, उनकी पार्टी रही समाजवादी पार्टी। तो असली चुनौती उन्हीं के साथ है। तो इस चुनौती में जितनी सीटें अखिलेश या पीडीए गठबंधन को मिलेगी, वो कहीं न कहीं 2027 के लिए भाजपा को विचार करने की होगी। और भाजपा को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो एक बल मिलेगा। जैसे सेमीफाइनल की आप बात कही, सेमीफाइनल लोग जीतते हैं तभी फाइनल की उम्मीद होती है कि कप हमारी तरफ आएगा। तो बिल्कुल इस बात को मान सकते हैं कि 27 से पहले ये सेमीफाइनल ग्रुप में एक बड़ा चुनाव है, 10 विधानसभा का चुनाव है और एक तरफ से नहीं है, गोरखपुर से गाजियाबाद तक अलग अलग विधानसभा का है। तो ये एक परसेप्शन में निकल के आएगी इसका परिणाम कि जनता का रुख क्या है इस 24 के परिणाम के साथ में, 22 के परिणाम के साथ में, या आने वाले 27 के परिणाम के। मनोज जी, एक सवाल मेरा ये है, जिस तरह से जो रिजल्ट रहा भाजपा के लिए तो सही नहीं रहा, लेकिन जो अभी हाल ही में जो अभी आपने घटनाक्रम देखा कांवड़ यात्रा में, जहाँ पे नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, फिर सरकार बैकफुट पे आ जाती है। क्या लगता है चुनाव से पहले फिर क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी जो बाई इलेक्शन है? और इसके अलावा अगर बाई इलेक्शन की बात करें उत्तराखंड में, अगर धर्म की बात करें तो वहाँ पे भी केदारनाथ भी हार गए। तो क्या लगता है कि अब धर्म का मुद्दा अब नहीं चल पा रहा है? देखिए अनूप जी, एक बात का ध्यान रखिए कि धर्म के साथ साथ मैं 30 साल पीछे जाऊंगा, मंडल कमंडल का मुद्दे पर 2024 के चुनाव से बहुत सी ऐसी सारी सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी लूज की, जिसमें आपने अयोध्या का जिक्र किया, या तुरंत में आप उत्तराखंड में आपने कहा कि बद्रीनाथ की। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि मंदिर कई, मतलब ये कहिए कि 400 सालों का सपना था
उसके बनने के बाद अगर अयोध्या में भाजपा हारती है तो विचार करना चाहिए। और इस विचार में जो चीज़ें निकल के आई हैं वो गठबंधन नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी। लेकिन ये जब भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात क्या है कि वो हमेशा जहाँ गड्ढा होता है उसको पैच करने की पूरी कोशिश करती है, वो पन्ना प्रमुख से लेकर के केंद्र तक। तो वो उसी तरफ की बात है। आपका सवाल एकदम लाजमी। लेकिन एक बात आपको नहीं बोलना चाहिए कि जब आपकी चुनौती आपसे स्वयं होती है। मैं 14, 17, 19, 22 की बात और 24 बात इसलिए कहता हूं कि जब आपने माइलस्टोन सेट कर दिया 80 में 73, आप 90 नंबर से अगर पास होते हैं तो बार बार आप 90% के नंबर में कायम रहेंगे, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि एक प्रमुख क्षेत्रीय दल लगातार शून्य की तरफ जा रहा है, मायावती को आप इनकार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पीडीए और अखिलेश को बढ़त मिली है। और ये बढ़त इस 10 में से अगर बेहतर जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनके कार्यकर्ताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन और 24 के डेंट को बराबर करने का एक अच्छा मौका है। देखिए, आप मनोज मिश्रा जी हैं जिन्होंने साफ कहा कि चैलेंज ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है बाई इलेक्शन, बल्कि पीडीए के लिए है, क्योंकि जो 2027 की रूपरेखा है वो बाई इलेक्शन ये जो होने वाला है 10 सीटें हैं वही तय करेगा कि 2027 में यूपी में किसकी सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बलिया में एक भीषण सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फेफना थाना क्षेत्र के कपूरी हाईवे पर पिकअप अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में पिकअप में सवार 16 लोगों में से 2 छात्रों को वाराणसी रेफर किया गया है, जबकि 2 छात्रों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना में 10 लोग खतरे से बाहर हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों ने घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए। आज एक दुखद घटना हुई है सुबह, और थाना फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत क्षेत्र का ये मामला है। और एक नागा स्कूल है नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे। तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे, और जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके, जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुकी, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15 से 20 बच्चे बैठ गए। और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके, और जो एक खड़ा ट्रक था उससे जाकर के टकरा गई। और यहाँ पर से सभी को लाया गया अस्पताल और सुविधाएँ दी जा रही है। एक बच्चा जो था वो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया। 3 से 4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को BHU रेफ़र किया गया है। बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं। हमारे CMO CMS सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है, और हम बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं। और 20 घटना के दोषी हैं, उनकी जांच करा करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। कितने बच्चे हैं? टोटल जो हमारे पास यहाँ आए हैं वो लगभग 15 बच्चे हैं, और जैसे मैंने बताया 3 से 4 क्रिटिकल है, बाकी सभी बच्चे आउट ऑफ डेंजर है, और उनकी सभी की केयर कर रहे हैं। हमारे CMO CMS खुद लग करके उसकी केयर कर रहे हैं ICU में और क्रिटिकल केयर यूनिट में। और जो बच्चे ठीक है उनको अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बाकी जिनकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है उनको हम कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि 2 को हमने बनारस भी रेफ़र करा है, तो उसके हम पूरा इलाज करा रहे हैं। ये बच्चे जो है अपने खुद के साधन से जाते थे, और ये सभी बच्चे जो है 15 साल से 18 साल के बीच में हैं, बड़े बच्चे हैं, और ये अपने साधन से जाते थे। तो इसी कारण से इनको जाना था, तो इनको आती हुई उधर से पिकअप दिखी तो उसको रोक करके और ये पिकअप में सवार हो गए। और क्योंकि सभी ये दोस्त लोग होते हैं जो साथ जाते हैं, तो आगे भी उसमें थोड़ी दूरी पर जाके इनके जो साथ वाले बच्चे थे वो बैठ गए, और अचानक पिकअप अनियंत्रित हुई और खड़े ट्रक से टकराने से ये घटना हुई। 26 जुलाई 2024 को 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा के द्वारा कार्यवाहक कमांडेंट श्री अश्विनी कुमार के निर्देशन में बाहम सीमा चौकी चकदवा में बाढ़ग्रस्त इलाकों के ग्रामीणों को पौष्टिक आहार वितरण करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाहिनी के कार्यक्षेत्र में बाढ़ से ग्रसित गांव जैसे चकदवा, झंडूटोला, बीनटोला, कानी टोला के अनेकों परिवार प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रसित होते हैं, जिनके कारण अनेकों बीमारियों का उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। संभावित बीमारियों से बचाने के लिए विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों की बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक
क्षमता बढ़ाने हेतु ग्रामीणों को 21वीं वाहिनी SSB के द्वारा पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है। इस पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम में लगभग 150 परिवार उपस्थित हुए और कुमार फाउंडेशन बगहा के सहयोग से 21वीं वाहिनी SSB के उप कमांडेंट श्री MT मेरेन द्वारा सभी परिवार को 10-10 पैकेट पौष्टिक आहार का निःशुल्क वितरण किया गया। अंदर से खोखला कर देती है और शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। नशा करने वाला इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति जब कोई जुर्म करता है तो अक्सर वो नशे की हालत में होता है। जब भी कोई जुर्म होता है या तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घरेलू हिंसा वगैरह, ये ज्यादातर नशे की हालत में इंसान करता है। बाढ़ ग्रस्त इलाके जैसे झंडूटोला, बिनटोला और चकदवा में बाढ़ पीड़ितों को पौष्टिक आहार वितरण किया जाता है। आज भी हम सब इसी उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस महान कार्य में हमारे सहभागी बनने के लिए मैं कुमार फाउंडेशन को 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। के महत्व को समझना और उनकी शिक्षा एवं सुरक्षा पर जोर देना है। यह अभियान 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू हुआ था। इस अभियान के माध्यम से सरकार ने बालिकाओं के जन्म दर को बढ़ाने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारे को पूरा करने के लिए वन महोत्सव के तहत पूरे राज्य में वृक्षारोपण किया जा रहा है। वहीं साबरडेरी ने वनपुर जंगल में वन विभाग से 5 हेक्टेयर जमीन भी ली है और पर्यावरण संरक्षण के लिए श्यामला जी के पास आज श्यामला जी के पहले शीत केंद्र पर साबरडेरी चेयरमैन श्यामल पटेल, गुजरात राज्य मंत्री बीकू सिंह परमार, विधायक PC बरंडा, गुजरात मिल्क फेडरेशन और साबरडेरी चेयरमैन शामल ने पौधे लगाए। भाई पटेल, विधायक PC बरंडा एवं सेबर डायरी द्वारा ड्रोन के निदेशक मंडल के निदेशक एवं स्टाफ मित्रों द्वारा विभिन्न किस्मों के बीजों से तैयार सीड बॉल का उपयोग कर ऊंची पहाड़ी पर पौधरोपण कर एक नया प्रयोग किया गया। ફોરેસ્ટ વિભાગે સરકારશ્રી તરફથી 5 હેક્ટર જમીન અમને સાબરડેરીને ફાળવી હતી। એ 5 હેક્ટર જમીનમાં ઝોન દ્વારા આજે 25,000 રોપા એના પ્રયોગ નવતર પ્રયોગ તરીકે આજે સાબરડેરીના માધ્યમથી જંગલમાં ઉપયોગ કર્યો છે અને જે નવતર પ્રયોગ કરી આ વનને વધારે રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ તરીકે જે આપણા PM નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું વિઝન છે કે ભાઈ પર્યાવરણની સાચવણી કરવી, જતન કરવું, વૃક્ષો રોપવા, એવા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈનો પણ અભિગમ છે। તો બંને જે નેતાઓના અભિગમને સમર્થ કરવા માટે સાબરડેરી આજે શામળાજી વિસ્તારમાં પહેલ કરી છે અને એની શરૂઆત કરી છે અને 25,000 બીજ તૈયાર કરી અને એનું આજે ડ્રોન મારફતે જંગલની અંદર વાવણી કરી છે। આજે સાબરડેરી દ્વારા એક નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। भवानीपुर जिरात स्थित महिला विकास मंच के कार्यालय में मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी का आगमन हुआ। हाल ही में विवादित मामले को लेकर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वीणा मानवी ने प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस मामले को प्रशासनिक विफलता करार दिया। मामला तब चर्चा में आया जब कुछ दिन पहले एक बलात्कार के पश्चात हत्या की पुष्टि हुई थी। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अपराधियों ने बलात्कार के बाद हत्या का कबूलनामा भी किया था। हालांकि गुड़िया अब वापस आ चुकी है और पुलिस द्वारा उसका बयान और मेडिकल जांच भी पूरी की जा चुकी है। वीणा मानवी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है।
यहाँ जो हुआ है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लाश किसी की और बना दी गई और पहचान किसी और की दी गई। उन्होंने इस केस की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से विशेष टास्क फोर्स के गठन की मांग की ताकि प्राप्त लाश की सही शिनाख्त की जा सके। इस मौके पर मंच के संयोजक सत्यस्वरूप, अध्यक्ष स्मिता, सचिव श्वेता पांडे, उपाध्यक्ष संगीता झा, प्रवक्ता रुमित रोशन, नमिता किरण, शमा प्रवीण, अरुणिमा शोभा देवी, शालिनी कुमारी, रुचि, इंशु, आशीष श्रीवास्तव, श्री ऋषिकेश, राजन, विकास, रवि, अरुण दुबे, अमित कुमार, मीडिया प्रभारी सहित मंच के सभी सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वीणा मानवी ने सभी सदस्यों के साथ मिलकर इस मामले में आगे की रणनीति पर चर्चा की और प्रशासन से जल्द सही कार्रवाई की मांग की है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।